तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं हम लोग आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट प्रोफ में आप आयुर्वेदा का फर्स्ट प्रोफ में आप बोले तो बीएमएस के फर्स्ट प्रोफ में टोटल 5 सब्जेक्ट होता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट का नाम रचना शरीर है। आम भाषा में बोला जाता है एनाटॉमी, जो आपको पहले से पता होगा। तो एनाटॉमी के बारे में आज पढ़ेंगे, मतलब कि भाई साहब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के पहले आप एक चीज के बारे में सोचो। क्या सोचना है साहब? सोचो आप ये कि एक इंसान जिंदा है, एक इंसान मरा हुआ है। इसे सुनिएगा, एक इंसान जिंदा है साहब और दूसरा इंसान मरा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस देखोगे तो पता चलेगा कि तो है ही नहीं साहब। दोनों के पास बोन है, दोनों के पास मसल्स है, दोनों के पास 2 आंख है, 2 कान है। हर एक चीज जो आप अपने आंखों से देख सकते हो वो सब सेम सेम है। लेकिन एक इंसान चल रहा है, इधर उधर जा रहा है, किसी को गलिया रहा है, किसी से अच्छा से बात कर रहा है, मतलब कि वो जिंदा है। दूसरा जो है मर गया साहब। ताकि क्या है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा चीज क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि एनाटॉमी के आप जब प्रैक्टिकल होता होगा साहब तब जाते होंगे तो वहां पर एक डायसेक्शन करते होंगे। मतलब कि किसका डायसेक्शन करते होंगे? जिंदा इंसान का तो करते नहीं होंगे, डेड बॉडी का करते होंगे। तो डेड बॉडी का अगर आपको डायसेक्शन करना है साहब तो उसके लिए प्रिजर्वेशन करना चाहिए, प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो है ना कि आज मारा आज इधर का चीड़ा लगा दोगे, तो आपको प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो प्रिजर्वेशन जो है आज के जमाने में हमको पता है कि केमिकल से कर देते हैं, लेकिन सुश्रुत जी जो है आपको पता ही है, फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है उनको। उस सुश्रुत जी 3000 साल पहले, भाई साहब सुनिएगा ध्यान से, 1-2 साल पहले नहीं, 3000 साल पहले आखिर वो कैसे प्रिजर्वेशन करते थे डेड बॉडी के, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए भाई साहब हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का चैप्टर का नाम है शरीर उपकर्मणीय अध्याय। भाई साहब सुनिएगा, शरीर उपकर्मणीय अध्याय। उस हमको क्या क्या पढ़ना है? तो पहले पढ़ना हम लोग के बारे में, हम लोग को पढ़ना है शरीर के बारे में। शरीर का परिभाषा क्या है? अब देखिए साहब, आपको से अगर पूछे कि शरीर क्या है तो आप तो बोलोगे कि बहुत आसान चीज पूछ लिए। तो आप बताओ क्या कि जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आंख हो गया, ये सब मिला लीजिए तो शरीर बन जाएगा। अब बोलेंगे कि आप आयुर्वेदा कर बताओ, मतलब आयुर्वेदा से रिलेटेड बताओ। आपको थोड़ा बहुत पढ़ा तो चुके हैं ना, पदार्थ विज्ञान में हम पढ़े थे आयुर्वेदा निरूपण, उससे पढ़े थे। तो उसके हिसाब से बताओ, थोड़ा सा आयुर्वेदा का टर्म यूज करो। तो आप बोलोगे क्या कि अच्छा ठीक है आयुर्वेदा का टर्म यूज करना है ना साहब, करते हम। सिंपल सा आप बोलोगे कि 5 महाभूत से मिलके आपका शरीर बना हुआ है। तो अब बोलेंगे कि अच्छा भाई साहब बताओ, अगर 5 महाभूत से शरीर बना है और उसका आप शरीर बोलोगे तो क्या वो जो मरा हुआ इंसान उसका भी तो 5 महाभूत से बना हुआ था शरीर, लेकिन वो कैसे मर गया, आप कैसे जिंदा हो? तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है ना साहब। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ शरीर बोलेंगे किसको कि 5 महाभूत तो है ही, जैसे कि जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, पृथ्वी है। भाई साहब 5 नाम याद कर लीजिएगा। याद कैसे कीजिएगा साहब? हल्का से भारी याद कीजिएगा। सबसे हल्का क्या है? आप ध्यान दो यहाँ पे, सबसे हल्का कौन है? आकाश है ना। इसके बाद कौन है? वायु है। इसके बाद अग्नि है। इसके बाद जल है। इसके बाद पृथ्वी है। आप एक तरह का सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा, ऐसे मत आगे पीछे मत याद कीजिएगा। वो आगे समझ में आएगा कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बस आज मेरे पर भरोसा करो, है ना। आपको धोखा नहीं देंगे, आपको गर्लफ्रेंड जैसा नहीं है। तो जो बात बोल रहे हैं वही चीज होगा भाई साहब, मतलब कि सीक्वेंस याद कीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। तो पहले तो समझना है भाई कि ये जो 5 महाभूत है, इसके साथ साथ भाई 5 महाभूत काफी नहीं है, इसके साथ साथ आयुर्वेदा बोलता है कि चेतना बोलो तो आत्मा का जब संयम होता है, दोनों का मिलन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा मिलन होता है, तो वो आपका बन जाता है शरीर। यहाँ पर ध्यान दोगे कि पीपीटी में 3 डिफिनेशन है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो गलत बात हो गया, एक ही चीज को 3 को कैसे बता रहा है सब, मतलब कंट्रोवर्सी था क्या? तो नहीं भाई, कंट्रोवर्सी नहीं था, ये परसेप्शन था, मतलब भाई साहब देखने का नजरिया था, है ना। तो कोई कुछ और तरीका से देखा, कुछ और तरीका से देखा, तो कौन कैसा देखा वो हमको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट बोल रहे हैं, आपको चरक साहब देखे थे, चरक साहब देखे शरीर को, और शरीर के बारे में लिखे, तो लिखेंगे तो कोई बुक में लिखेंगे तो चरक संहिता में लिखेंगे, और चरक संहिता के कौन सा पार्ट में लिखे? शारीर स्थान में लिखे। अध्याय नंबर कितना था भाई साहब? 6 था। और श्लोक नंबर कितना में डिस्कस किए इसको? 4 में। अब बात करो क्या डिस्कस किए साहब, तो सुनने क्या डिस्कस किए हैं। बोल रहे हैं क्या चीज? तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम 5 महाभूत विकार समुदायतकम संयोगवाही। अब बोलो कि भाई साहब इतना सारा संस्कृत बोल दिए, आप सही मतलब बताओ, मतलब कि देसी भाषा बताओ, जो आपको बहुत देसी भाषा में देसी भाषा बताओ। तो देखो देसी भाषा में समझते हैं। इसका मतलब सिंपल सा बोला भाई कि है क्या कि शरीर है क्या? शरीर आपका चेतना, चेतना भाई साहब
सोल बोलते हैं उसको, मतलब कि आत्मा, मतलब कि आत्मा का घर है जो आपका शरीर है। किसका घर है? आपका घर नहीं है। आपका घर तो कोई गांव में होगा, शहर में होगा। ये घर है किसका? आपका चेतना का, मतलब कि आत्मा का घर है। इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि पंच महाभूत का विकार है। अब बोलते विकार क्या होता है भाई? तो मान लो कि भाई सब दो या दो से जब चीजें मिलता है, दो से अधिक चीजें, तो उससे क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि पांच महाभूत जब मिला तो उससे प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट मतलब विकार उत्पन्न हुआ, और उसी उत्पन्न विकार को हम लोग शरीर बोलते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में शरीर उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। इतना बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है वो घर है किसका? चेतना का, प्लस ये एक तरह का विकार है। किसका विकार है? पांच महाभूत का। सिंपल सा है भाई। फिर देखिए ये बोल रहा है फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से, मतलब इसका नजरिया क्या है? फिजियोलॉजिकल है। बोला जाता है कि नजर अलग अलग नजरिया हो जाता है। अगर नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, है ना। कश्ती बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। ये बहुत अच्छा फेमस जो है शायरी है कि नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे और कश्ती बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। वही बात है, नजर अलग अलग है। इनका चरक का नजर यहाँ था, मतलब कि आत्मा के बारे में बात था, यहाँ पंच महाभूत के बारे में था। अभी फिजियोलॉजिकली हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी के हिसाब से सुश्रुत जी का बोलते हैं। सुश्रुत जी बोलते हैं सूत्र स्थान में, है ना, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 3 में बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। और इसका बहुत अच्छा से हम फिजियोलॉजिकल में, मतलब कि बोलो तो क्रिया शरीर का चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम क्या है। अभी के लिए सिंपल सा समझो कि शरीर को जो है तीन पिलर संभाले हुए। जैसे आप देखे होंगे घर, तो घर क्या है? पिलर पर बना हुआ रहता है। तो उसी तरह से हमारा शरीर जो है पिलर पर टिका हुआ है। और कौन सा पिलर है? तीन पिलर है भाई साहब। कौन कौन? दोष पता ही है, वात पित्त कफ। तो दोष है धातु, धातु पता ही है, 7 धातु होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु। इसके साथ साथ आपका कुछ है मल है, 3 मल होता है, स्वेद होता है, मूत्र होता है और पुरुष होता है। ये 3 मल, ये तीनों मिल के, मतलब कि दोष, धातु, मल, ये तीनों मिल के आपका शरीर को बनाता है। उसी को हम लोग शरीर बोलते हैं। सिंपल सा। ये कौन बोले हैं? हम नहीं बोले भाई साहब, सुश्रुत बोले हैं। कहाँ बोले हैं? ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब फिजियोलॉजिकल दृष्टि था साहब, किनका? सुश्रुत का था। अब देखिए इथमोलॉजिकल के, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है श्रेते अनेन इति शरीरम। सिंपल सा मतलब, तो आपको जब समझाएंगे तो आपको लगेगा कि नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात नहीं है। सिंपल सा बोल रहा भाई कि जिसका निरंतर नाश हो। तो आपको बोले भाई नाश हो, ये तो अच्छा बात नहीं है। सृजन बोलो, सृजन मतलब कुछ बने, पॉजिटिव बात हो गया। नेगेटिव बात मत करो। तो नेगेटिव बात नहीं है, ये बात सही है। जैसे कैटाबोलिज्म आप देखे होंगे, तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज आपका स्मॉलर चीज में टूटता है। मतलब कि क्या होता है? नाश हो रहा है, एक तरह से बड़ा चीज को नाश हो रहा है, छोटा चीज में कन्वर्ट हो रहा है। वो कैटाबोलिज्म को श्लोक के थ्रू समझाया गया है। कहते भाई साहब श्रेते इति अनन इति शरीरम, मतलब कि भाई साहब जिसका निरंतर नाश हो उसको शरीर बोलते हैं। देखो नाश तो हो रहा है, हर दिन नया नया सेल बन रहा है, पुराना सेल टूट रहा है। तो पुराना सेल का क्या होता है? नाश होता है। तो यही चीज बोल रहा है साहब। तो तीनों जो है ना श्लोक आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, है ना, तो टिप दीजिएगा। वहां पे चोरी का मत कर लीजिएगा, तीनों जाकर लिख लिया हाथ पे लिख के चले गए और टिप दिए। ऐसा नहीं है, आसान आसान आपका अति है श्लोक है। तीनों श्लोक याद कर लीजिएगा। कभी अगर शरीर के बारे में डिफिनेशन आ जाए तो बहुत अच्छे से लिख सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई साहब ये क्या है। फिर बात आता है पर्यायवाची। आपको पता ही है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मतलब कि एक आदमी के दो अलग नाम, उसे को बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे मोटू हो गया, पतलू हो गया, आपका दोस्त का नाम रख दिया है ना। अब घर का नाम कुछ और होगा, आप कॉलेज में क्या बोलते होगे? उसको मोटू बोलते होगे। तो आदमिया तो ही है ना भाई, नाम अलग अलग है। तो वही चीज दो पर्याय है, शरीर का 2 पर्याय है। पहला पर्याय की बात है काय, या बोलो तो काया बोलो, है ना। पहला है काय या बोलो तो काया, और दूसरा है देह। तो आप पूछोगे साहब कि क्या दोनों सेम सेम है या फिर कुछ अलग है? तो देखो है तो सेम है चीज, मतलब कि दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब ये कुछ और समझाना चाहता है, ये कुछ और समझाना चाहता है। फिर सही बात यार, नजरिया की बात है भाई साहब, नजर की बात है। नजर बदलोगे नजारा बदल जाएंगे। तो ये देखो नजर बदल दिए साहब तो नजारा बदल रहे हैं। पहले बोला काय, काय का मतलब सिंपल सा क्या है? इस सिंपल सा बोल रहा है कि इसका डिफिनेशन जब आया कि काय का डिफिनेशन, तो याद रखेगा चेते अनन इति काया। मतलब कि भाई साहब जो भोजन आदि से पोषित हो। अब समझो कि आप भोजन नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे। अगर मान लीजिए कि मम्मी से रूठ गए, आप तो मम्मी से रूठते नहीं होगे, अब तब जवान हो गए, अब तो गर्लफ्रेंड से रूठते हो गए। तो मान लीजिए उससे रूठ गए, है ना। तो जब उससे रूठ गए तब खाना नहीं खा रहे हो। जब खाना नहीं खाओगे तो उसका पोषण होगा शरीर का? नहीं होगा। तो सिंपल सा समझ में आया भाई,
आप क्या तो बोलते हैं काय क्या है? काय वो है जो शरीर से पोषण मतलब कि जो भोजन से जिसका पोषण हो उसको काय बोलते हैं। इसका किसका पोषण हो, किससे पोषण होता है? भोजन से पोषण होता है, तो उसी को आप काय बोलते हैं, है ना। तो यह बोला कि चीयते अनन इति काय, जो भोजन आदि से पोषित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काय बोलते हैं। और जबकि इसको देह किसको बोलते हैं? तो धीरते अनन इति देह, मतलब कि जो धारण करे। और किसका धारण करे? तो आपका धारण क्या कर रहा है? पंच महाभूत को धारण कर रहा है, आत्मा को धारण कर रहा है। धारण मतलब पकड़ कर रखे, है ना, संजोग कर रखे या फिर मिला कर रखे, उसी को बोलते हैं धारण करना। तो धारण करे उसी को देह बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या था? जो भोजन आदि से पोषित हो उसको देह, आपको क्या बोलते हैं? काय बोलते हैं। तो काय में या फिर बोलो तो काया में और देह में आपको डिफरेंस समझ में आया कि ये जो है आपका धारण के बारे में बात करता है, ये आपका पोषण की बात करता है। अब भाई फोकस किस चीज पर करता है? ये फोकस करता है अग्नि और चयापचय का। चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो चीज से बना है, एक एनाबॉलिज्म, एक केटाबॉलिज्म। मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि देखिए भाई साहब, आप खाना की बात कर रहा, पोषण की बात करता, पोषण का चीज से होगा? खाना से होगा। जब खाना खाओगे तो शरीर में कहाँ जाएगा? आपको पेट में जाएगा, है ना साहब। पेट फूल जाएगा आपको खाने के बाद। अच्छा, पेट फूलेगा तो उससे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। आपको पता ही है कि जब खाना खाते हैं तो मेरा मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म से आपका एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म होता है। तो फोकस किस चीज पर कर रहा है? आपका मेटाबॉलिज्म पर फोकस कर रहा है। दूसरा अग्नि पर फोकस कर रहा है। अग्नि पर क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि भोजन पर फोकस कर रहा है। भोजन मतलब कि खाना पर फोकस कर रहा है। और खाना है भाई, उसको खाने के लिए क्या, भोजन के पचाने के लिए क्या चाहिए हमको? HCl चाहिए। HCl क्या है? आग है, ठीक है ना। तो आग पर फोकस करता है। जबकि इसका फोकस क्या है? वृद्धि और विकास पे। अब समझिए, जो धारण किए हुए है, मतलब कि जो पंच महाभूत को धारण किए हो, तो जब धारण करेगा तो जब पंच महाभूत बढ़ेगा तो क्या उसका विकास होगा कि नहीं? तो सिंपल सा किस पे फोकस किया है? विकास फोकस किया है ना, वृद्धि पे फोकस किया है। अब इसका लॉजिक क्या है कि सिंपल सा जिसका पोषण होता है, जिस जो धारण करता है वही चीज बोले। जो पोषण करता है उसको काय बोलेंगे या फिर तो काया बोलेंगे, और जो आपका वृद्धि करता है ना, या फिर जो धारण किए हुए है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? आपका देह बोलेंगे। तो ये चीज आपका डिफरेंस कभी आता है लिखने के लिए कि काय में और देह में आप डिफरेंस बिटवीन लिखो, है ना। 2 नंबर का 5 नंबर का आ सकता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा और दोनों अश्लोक को चिपका दीजिएगा साहब। ये देखिए सिंपल सा लिख के छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है ना। हम देखें कि चयापचय मतलब होता है क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को आपको पता है एनाबॉलिज्म होता है और केटाबॉलिज्म होता है, ठीक ना। एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। तो देखो एनाबॉलिज्म को मतलब बोलो तो केटाबॉलिज्म को बोला जाता है अपचय। सुनिएगा, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, है ना। अपचय, अपचय मतलब क्या चीज? केटाबॉलिज्म। और उपचय, उपचय मतलब एनाबॉलिज्म। आपको पता ही, आप पढ़े होगे 11 12 पढ़े ही क्या आए हो एनसीईआरटी कि होता क्या? जैसे ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और स्टोरेज फूड बोलते हैं। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज क्या था? सिंपल फॉर्म था, और ग्लाइकोजन क्या था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। तो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनना एनाबॉलिज्म है। सिंपल कोई चीज का बनना एनाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोजन क्या हुआ? बना। तो ये जो प्रोसेस हुआ ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोजन बनना, ये आपका एनाबॉलिज्म हुआ। लेकिन अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा। अगर मान लीजिए आपको शरीर को ग्लूकोज की जरूरत है, तो ग्लाइकोजन आप बचा कर रखे थे साहब, उसको तोड़ोगे, तो जो तोड़ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? केटाबॉलिज्म है। यही दोनों प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये चीज बोल रहा है, बस आपको यह बताया आपको कि आप बस इसका टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा कि आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं एनाबॉलिज्म को और केटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट देखते हैं साहब कि गर्भ की परिभाषा क्या है। अब जैसे सिंपल सा फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जीव कैसे बनता है, बोलो तो एम्ब्रियो कैसे बनता है, इसके बारे में बात करता है। तो आप बोलो कि भाई हम तो पढ़ के आए हैं, हम पूछे क्या पढ़ के आए हो साहब, तो आप बोलो कि देखिए सिंपल सा हम पढ़े क्या है कि ओवम होता है और एक स्पर्म होता है, दोनों फर्टिलाइज करता है। हम पूछे कहाँ फर्टिलाइज करता है, तो आप बोलोगे फॉलोपियन ट्यूब में। तो ये भाई साहब इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जाके यूट्रस में आपका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। ये सिंपल सा बोलोगे। लेकिन साहब ये आपका चरक जी, कौन चरक जी है, ये क्या बोलते हैं? चरक कहाँ बोलते हैं भाई साहब? बुक में बोलते हैं, है ना। अब तो जिंदा है नहीं कि आपको बोलेंगे आपके पास आके, वो किताब में लिख के गए हैं। कौन सा किताब में लिखे हैं? चरक संहिता शारीर स्थान, आपका चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 में। अभी क्या बोल रहे हैं? बोले रहे हैं साहब कि शुक्र और शोणित। तो बोले कि शुक्र शोणित ये क्या होता है साहब? तो शुक्र मतलब स्पर्म। टर्मिनोलॉजी का खेल है भाई, वही चीज है, बस टर्मिनोलॉजी है। तो शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित मतलब ओवम। तो शुक्र और शोणित का संयोजन होता है, मतलब कि मिलन होता है ना। और कहाँ मिलन होता है? कहाँ पे मिलन होता है साहब? आपका यूट्रस में मिलन होता है। तो आप बोलो कि यहाँ तो गलत हो गए। तो भाई साहब उसका तो माइक्रोस्कोप वगैरह तो था नहीं कि माइक्रोस्कोप से देखे थे आप, ज्यादा मतलब हाईटेक तो था नहीं, तो अपने हिसाब से वो बताए हैं। उसी चीज को अश्लोक में बोले हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे मत बोलिएगा, अश्लोक से बोलेगा। अब बोलो कौन सा अश्लोक से बोलेंगे साहब? तो याद देखिए यहाँ लिखा है शुक्र शोणित। शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित मतलब ओवम। शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुछ गते गर्भ संज्ञा भवती। भाई साहब सिंपल से क्या बोल रहा है कि शुक्र मतलब कि स्पर्म, शोणित मतलब ओवम, और इसके साथ साथ मतलब कि
आपका जो मॉडर्न साइंस है या बोले तो जो 11th 12th पढ़े होगे, बस सिंपल सा पढ़े होगे, स्पर्म और ओवम का मिलना इन फॉलोपियन ट्यूब, डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन आयुर्वेदा बोलता है कि भाई यही मत रुकिए, इसके आगे चलिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, लेकिन इसका जीव थोड़ी बन जाएगा। जैसे सिंपल सा आप मान लो कि एजुकेट करते हो स्पर्म को निकाल देते हो, ओवम को निकाल देते हो और दोनों को मिला देते हो, है ना। तो अगर उसके अंदर जीव नहीं होगा तो कोई बच्चा पैदा होगा नहीं होगा। तो अल्टीमेट आपको बच्चा पैदा करने के लिए या बोलो तो बच्चा का डेवलपमेंट करने के लिए जीव की जरूरत है। जीव मतलब आत्मा की जरूरत होता है। तो ये चीज बोल रहे हैं, शुक्र शोणित के साथ साथ जीव मतलब कि आत्मा का जब मिलन होता है तो आपका किसका निर्माण होता है? गर्भ का निर्माण होता है, मतलब कि फीटस का निर्माण होता है। तो ये चीज बोल रहा है कि केवल शुक्र शोणित का मिलना ही गर्भ नहीं है। ऐसा सोचे कि शुक्र शोणित मिल गया तो गर्भ होगा, ना ना, उसके लिए आत्मा जरूरी है ना। तो ये श्लोक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेगा, आपका फर्स्ट प्रूफ में भी है, सेकंड प्रूफ में भी कहीं ना कहीं आएगा। तो इसलिए इसको याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप जब लिख सको तो आप उसमें आपका अच्छा नंबर आएगा। अब बात आता है भाई लोकेशन कहाँ, तो लोकेशन बताया आपको ना, गर्भाशय। गर्भाशय मतलब यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब में मत बोल दीजिएगा। फोकस देख लेते हैं साहब, फोकस सही है, एक बार देख लेते, मिला लेते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि जैसे कि आप बता चुके हैं कि जितना भी पंच महाभूत से हमारा क्या है, शरीर बना है। तो पंच महाभूत आखिर शरीर को कैसे बनाता है? जैसे कि हमको पता है कि शरीर में हमको क्या है, कहीं कहीं खाली जगह है, तो भाई खाली जगह कौन बनाता है? फिर हम लोग जानते हैं कि हम लोग का सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन कौन कराता है? हमको भी पता है कि हमारे अंदर पाचन होता है, मतलब डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए? अग्नि चाहिए, मतलब आग चाहिए। तो आग कौन देता है, कौन महाभूत देता है? फिर हमको ये भी पता है कि हमको हमारे शरीर के अंदर मॉइस्चर रहता है ना। या बोलो तो सनेबल फ्लूइड क्या करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। या बोलो तो एक तरह का जिससे क्या होता है, बोन आपका बहुत अच्छा से फ्लेक्सिबल काम करता है। तो एक तरह का मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मॉइस्चर कौन देता है? तो हर एक महाभूत अपना अपना एक काम करता है, और कौन सा महाभूत क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये चीज लिखा है कि गर्भ में पंच महाभूतों का कार्य, इसको बहुत अच्छा से पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से समझा है। अभी सिंपल सा समझिए क्या क्या बात है कि हम लोग देखिएगा, स्टार्ट करेंगे किससे? हम लोग आकाश से स्टार्ट करेंगे। बोले थे ना कि जब हल्का से भारी याद करेंगे। देखिए आकाश, तो आप सिंपल से समझो आकाश क्या है। तब बोलो कि भाई जो खाली जगह है वही आकाश है। सिंपल सा बात है, जो खाली जगह है वो क्या है? आकाश है। तो यही चीज करता है कि शरीर में खाली जगह को बनाता है। बोलोगे भाई खाली जगह कहाँ है? जैसे थोड़ी सी कैविटी हुआ, तो कैविटी हुआ है कि नहीं? तो कैविटी का निर्माण हुआ है, जैसे एब्डोमिनल कैविटी हुआ। तो जितना भी कैविटी आपके शरीर में है वो कौन निर्माण कर रहा है? आपका आकाश महाभूत आपका निर्माण कर रहा है। तो ये चीज लिख रहा है, विवर्धन मतलब कि क्रिएटिंग द स्पेस ऑफ कैविटी, इसका कौन निर्माण करता है? आकाश महाभूत निर्माण करता है। अब बात आता है भाई सब वायु का करता है। तो याद रखेगा कि वायु आपका विभाजन करता है, मतलब कि सेल डिवीजन करता है ना। जैसे मान लो आंधर तूफान आता है जब, तो क्या होता है कि कोई चीज से टकराएगा तो उसको क्या करेगा? तोड़ तोड़ देगा, है ना। जैसे कि मान लो आप पतले सुखले हो, जैसे कि हम भी तो ज्यादा मोटा तो खैर नहीं है, ठीक है ठाक है। तो जैसे मान लीजिए हम बहुत पतले हैं, है ना, आंधी तूफान बहुत जोर से है तो हमको बीच से तोड़ देगा। तो सिंपल से इससे याद रखे, वायु जो है आपका सेल डिवीजन करता है, मतलब कि डिवाइड करता है। तो वायु आपका सेल डिवीजन कर रहा है। तीसरा हम लोग देखेंगे अग्नि। तो अग्नि मतलब भाई साहब आग। और हमारे पेट में आग होता है जो HCl के फॉर्म में होता है। तो अल्टीमेट क्या कर रहा है? आपका क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका डाइजेशन होगा, है ना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है? आपका अग्नि महाभूत करता है। तो मतलब कि चयापचय और उष्मा प्रोवाइड करता है। अब बात आता है भाई साहब कि कौन बच गया? जल। अब जल क्या है? क्लेदन है। क्लेदन मतलब कि एक तरह से मॉइस्चर बोलो या फ्लूडिटी बोलो, फ्लूड है ना। आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ के आए होंगे फिजिक्स में। अब लोग भाई सब ऐसा मत याद दिलाइए, वही सबसे बच बच के यहाँ पे आए हैं, आप फिर फ्लूइड डायनेमिक्स बता रहे हो, है ना। तो खैर मारो गोली, फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब कि फ्लूइड मतलब जो फ्लो करे। तो पानी क्या करता है? फ्लो करता है। तो शरीर में बहुत सारा फ्लूइड है, जैसे आप बोलो कि प्लाज्मा है, ब्लड है, उस सबको कौन निर्माण कर रहा है? आपका जल महाभूत निर्माण कर रहा है। तो सिंपल हम समझ में आ गया कि जल जो है क्लेदन और नमी प्रोवाइड करता है आपके शरीर को। अब लास्ट जो है पृथ्वी। अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी भाई साहब, कि पृथ्वी तो ऐसा है नहीं कि उसका शेप बदलते रहता है, उसका शेप फिक्स है ना। तो वही चीज आपका शरीर में शरीर का शेप को फिक्स करता है कौन? पृथ्वी महाभूत। तो यही चीज बोला है कि पृथ्वी संवहन और आकार देता है, मतलब कि मास और आपका क्या करता है? सोलिडिफिकेशन करता है। आपका शरीर क्या सॉलिड है, ऐसा तो है ना, डेलिकेटेड है ना। तो एक तरह का क्या कर रहा है? सोलिडिफिकेशन कर रहा है। तो ये पांचों का काम हम लोग देख चुके हैं कि पांचों का काम कैसे है। और शरीर में जब आप मम्मी के पेट में थे साहब, तो कैसे कैसे आपके अंदर विकास हुआ, कौन महाभूत का किया, इस सब चीज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है भाई साहब? नेक्स्ट देखेंगे कि सड़ंग शरीर। अब देखिए हमको जब स्टडी करना है
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए इधर उधर ध्यान होगा आपका तो यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाइए। वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा साहब, है ना। नोटिफिकेशन जितना है उसको क्लीन कर दीजिए एक बार, बाद में देख लीजिएगा। किसी का मैसेज होगा तो वो भी बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग एनाटॉमी समझेंगे कि आखिर एनाटॉमी को हमको डिवाइड, एनाटॉमी के लिए हमको बॉडी को डिवाइड क्यों करना पड़ा। तो समझिएगा कि हमको बॉडी को डिवाइड किए हैं 6 पार्ट में। अभी मॉडर्न साइंस में अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से बांटा है, लेकिन हम लोग जो सुश्रुत और चरक के अनुसार देखेंगे, है ना, कि शरीर को कैसे बांटे हैं। पहले बात आता है बांटे क्यों, स्टडी करने के लिए, है ना, शरीर को स्टडी करने के लिए शरीर को बांटा गया, है ना। तो पूरे शरीर को 6 भाग में बांटा गया। अब 6 भाग कौन कौन सा है तो देखिए, पहले तो आता है 2 हाथ, मतलब कि सुश्रुत के अनुसार देखेंगे पहले, इसके बाद देखेंगे चरक के अनुसार, है ना। तो आता है 4 शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब कि 2 हाथ हो गया और 2 पैर हो गया, सिंपल सा, 2 हाथ 2 पैर। तो एक शाखा ऊपर है, एक शाखा नीचे है, तो 2 हो गया आपका। अब फिर आ गया सिर, है ना, और अब आपका एक हो गया मध्य शरीर। तो समझिएगा 2 हाथ हो गया आपका, है ना, 2 पैर हो गया आपका, है ना। और इसके बाद आपका कौन हो गया, आपका सिर हो गया, है ना। और इसके बाद आपका मध्य शरीर हो गया। तो आप अगर देखोगे तो कितना टोटल हो गया आपका, 6 हुआ कि नहीं, है ना। मतलब कि 2 और 2 4, 1 5, 1 6। तो 6 पार्ट में पूरे शरीर को कौन बांटे हैं, सुश्रुत साहब बांटे हैं। उसी को चरक भी सेम 6 ही पार्ट में बांटे हैं, बस नाम अलग अलग है ना। तो नाम कौन कौन सा है, तो इस जो है सिर को बोले हैं सिरोग्रीवम, सिर को ही बोले हैं सिरोग्रीवम। मतलब कि पहले तो सिर को बांट दिए, है ना। दूसरी बात क्या, ट्रंक, जो मध्य शरीर को बोले थे इसी को बोले ट्रंक। ट्रंक मतलब अंतरादि, ट्रंक मतलब अंतरादि बोले थे, जो कि बीच में इसको बांट दिए। अब 2 बाहु मतलब कि 2 हाथ, जो 4 शाखा बांटे थे ना, उसी को बांटे हैं 2 बाहु में। अब आपका 2 सख्तनी में, मतलब कि 2 लेग में बांटे हैं। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, 2 हाथ हो गया साहब, तो 2 पैर 4, एक आपका मूड़ी जो यहां से कटेगा और एक आपका बीच का, है ना। तो 6 हो गया टोटल। तो इस तरह से याद रखिएगा, बस नाम याद रखिएगा कि चरक जी का नाम यूज किए हैं और आपके सुश्रुत जी का नाम याद किए हैं। बाकी तो लॉजिकली आपको समझ में आया होगा कि क्यों करते हैं और कौन कौन से करते हैं, समझ में आ गया साहब। अब देखिए साहब कि अंग, प्रत्यंग और मर्म 3 टर्म है, सुनिएगा फिर से। अंग, प्रत्यंग और मर्म है क्या, तो अंग क्या है समझ में आ गया कि जो हम बांटे, जैसे कि 6 भाग में बांटे ना, एक मुड़ी था, 2 हाथ था, 2 पैर था और बीच का था, मध्य शरीर था। तो ये क्या हुआ, ये अंग हुआ, 6 अंग हुआ, ठीक ना। तो 6 अंग में अब कोई छोटा छोटा पार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सिर है ना। सिर को बांटे थे कि नहीं, सिर को बांटे थे ऊपर वाला में। तो सिर में कौन आ रहा है, आंख आ रहा है, नाक आ रहा है, कान आ रहा है। तो जो छोटा छोटा हुआ मतलब कि जो बड़ा अंग हुआ, ठीक है ना। अंग मतलब कि सिर हुआ, 2 हाथ हुआ, तो 2 हाथ में आपको जो अंगुली हुआ, है ना, या फिर इल्बो हुआ, रेडियस हुआ, है ना, ये सब जो भी है उसको बोलते हैं प्रत्यंग। सिंपल सा समझो क्या बोले भाई, सिंपल सा बोले कि सुश्रुत जी और चरक जी 6 अंग बांट दिए। 6 अंग कौन कौन सा डिस्कस कर लिया। उस अंग में छोटा छोटा ऑर्गन आता है, उसी को प्रत्यंग बोलते हैं। जैसे मान लो सर, है ना, गिरवा में बैठे थे ना, तो गिरवा में कौन कौन आ रहा है आपका, आपका आंख आ रहा है, कान आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, प्रत्यंग हो गया। अंग का सब पार्ट उसको बोलते हैं प्रत्यंग। अब आता तो मर्म क्या होता है, तो मर्म समझ लीजिए, मर्म शरीर पर अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग चैप्टर में। अभी के लिए समझ लो क्या, सिंपल सा कि मर्म एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जगह है जहां पे अगर आघात हो जाए, आघात मतलब चोट लग जाए साहब, अगर चोट लग जाए तो इंसान मर जाता है। अब बोलो कि यार तो बहुत अच्छा लाइन बता दिया आप। अब जाएंगे दुश्मन, मेरा एक दुश्मन है ना, मेरा नोट्स कॉपी चुरा लिया था, उसी को मर्म शरीर पर मार देंगे। तो ऐसा कुछ गलत मत कीजिएगा, सिंपल सा समझिएगा क्या है साहब कि मर्म शरीर एक ऐसा पॉइंट है शरीर का, वहां पे अगर चोट लगता है तो यहां तक बोला जाता है कि मृत्यु तक हो जाती है। तो सिंपल सा 3 टर्म पढ़े। पहला टर्म क्या पढ़े साहब, अंग मतलब कि मेन पार्ट, है ना। अंग मतलब मेन पार्ट, जो कि 6 टोटल होता है। काउंट में किया तो कितना हुआ था, 6 हुआ था। अब बात आता प्रत्यंग। प्रत्यंग मतलब कि सब पार्ट, जैसे कि आप बात करोगे नाक का, कान का, ये सब क्या चीज है, प्रत्यंग हो गया, छोटा छोटा पार्ट हो गया। तो बात करोगे साहब कि कुछ तो नंबर होगा ना, जैसे अंग का नंबर कितना है, 6 हुआ, चरक भी बोले, सुश्रुत भी बोले, तो इसका प्रत्यंग का कितना नंबर होगा, टोटल नंबर कितना। तो याद रखेगा कि टोटल 56 है। याद रखेगा फिर से, टोटल 56 है। और कौन बोले, चरक जी बोले। अब बात आता मर्म। मर्म बता दिया कि ऐसा पॉइंट, ऐसा जगह शरीर का, ऐसा जगह जहां पे चोट लगने के बाद हो सकता है कि आपका मौत हो जाए, है ना। तो ये बोला है संवेदनशील स्थान है ना। और इसका टोटल संख्या आता है बार, है ना। टोटल संख्या कितना, तो 107। तो ध्यान से, एक 6 था जो अंग था, एक 56 था जो प्रत्यंग था, और एक 107 है जो आपका मर्म है। तो ये तीनों जो नंबर है, नंबर का खेल है भाई, आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो यहीं से आएगा। तो हम लोग समझ में आ गया कि शरीर को हम 3 बांटे, एक अंग, एक प्रत्यंग, एक मर्म, है ना। तो इस तरह से जो है आज का लेक्चर जो है भाई साहब समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये, नेक्स्ट लेक्चर
मतलब ये देखेंगे कि शरीर को या फिर बोलो तो एक डेड बॉडी को कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं आज के समय में, और कैसे जो है सुश्रुत जी 3000 साल पहले प्रिजर्व करते थे।